A very good morning to all my dear friends. I hope you all are doing good. आज सैटरडे है और दिन की शुरुआत करेंगे अब्दुल कलाम साहब के एक कोट के साथ. इफ़ फोर थिंग्स आर फॉलोड, उसमें सबसे पहले वो कहते हैं हैविंग ए ग्रेट एम. आपका लक्ष्य अगर एक बड़ा लक्ष्य है. एक्वायरिंग नॉलेज. बड़ा लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू कंटिन्यूसली अपग्रेड योर सेल्फ इफ यू आर रेडी टू एक्वायर नॉलेज. हार्ड वर्क, मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं. और परसिवरेंस, यू हैव टू स्टे पेशेंट. आपको धैर्य के साथ. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. उस समय पर आपका हार्ड वर्क और परसिवरेंस. परसिवरेंस यानी कि आप टिके रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं. अगर ये चार क्वालिटीज़ को हम फॉलो करते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं. आज 25 सितंबर 2021 है. हमारे टेबल के ऊपर है 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाउडी बाइडन, इट्स इंडिया हियर. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. एक IAS ऑफिसर ने इस आर्टिकल को लिखा है. तो लेट्स मूव ऑन. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस एक गुड न्यूज़ है. अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ का जो एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स है UPSC एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में बहुत काम आ सकता है. इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर चल रहा है एक मंथ एंड सेल. 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट व्हेन यू यूज दिस स्टडी 20 कोड. ये ऑफर 30 सितंबर तक ही वैलिड है. डोंट वेट फॉर द लास्ट डे. आज ही ऑर्डर करें. सारी इन्फॉर्मेशन आपको studiiq.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब के बीच में एक फेस टू फेस डिस्कशन हुई. ये पहली ऐसी मुलाकात है. कोविड की वजह से दोनों इम्पोर्टेंट लीडर्स एक दूसरे को मिल नहीं पाए थे, लेकिन एज वी ऑल नो एंड आई एम श्योर आपको इस बात के बारे में पता है क्योंकि कल भी न्यूज़ आइटम में ये सेक्शन था कि हमारे मोदी साहब जो हैं वो USA की यात्रा के ऊपर हैं. मीन्स इज़ इन US एट प्रेजेंट. USA में वो ऑफ कोर्स USA के जो बाइडन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ तो उनकी मुलाकात होगी. इसी के साथ साथ वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी एड्रेस करने वाले हैं. आज का ये जो आर्टिकल है हाउडी बाइडन, इट्स इंडिया हियर, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है. जैसे मैंने आपको बताया कि IAS ऑफिसर ने इस आर्टिकल को लिखा है. काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं. काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो दोनों नेताओं के बीच में एक मुलाकात हुई यस्टरडे. एज वी ऑल नो कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा डिस्रप्शन हुआ है और USA और इंडिया के लिए कोविड की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस पैदा हुए हैं. अब इन सारे चैलेंजेस में ये बात दोनों देशों के लिए फ़ायदे का सौदा होगा कि दोनों देश जो हैं वो मिलकर ये अलग अलग इश्यूज़ को हैंडल करें. आज की ये हमारी डिस्कशन जो है, इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी, इट्स नॉट अबाउट चाइना, इट्स मोर अबाउट बिजनेस. इन्वेस्टमेंट की बात करें और ट्रेड की बात करें तो बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. व्हाट इज़ लो हैंगिंग फ्रूट्स? लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि इजी चीज़ें बहुत सारी हैं. जैसे हम मोटिवेशनल कोट्स में बात करते हैं ना कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी. सेम थिंग गोज़ विथ टू कंट्रीज एज वेल. जब हम बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करते हैं, दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो कई बार क्या होता है कि लक्ष्य बड़े बड़े हम सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इतना बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ तक कभी हम पहुँच नहीं पाते. उसके पीछे रीज़न ये है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर अगर हमारा फोकस नहीं रहता है तो ये बिज़नेस कभी स्टार्ट नहीं होगा. ये जो व्हील है ये कभी मोशन में नहीं आएगा. तो छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे बहुत सारे हैं. अगर ये हम उठाएं, व्हेन आई से हम, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड US, अगर दोनों देश मिलकर ये लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर फोकस करें तो जो एक
बड़ा लक्ष्य है कि दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स बन जाएं। इसके अलावा बहुत सारा जो यूएसए का बिजनेस है वो भारत में आए, भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपांड करना चाहता है। उसके पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न ये है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग, और इसको अगर हम फैक्ट्स या फिर आंकड़ों में समझें तो लगभग हमारे देश की 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी और प्राइमरी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, उसमें से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन या फिर जीडीपी कितनी हम पैदा कर पाते हैं, समवेयर अराउंड 15%। इसको बेसिकली समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि 50 लोग एक साल में सिर्फ 15 रुपए का काम करते हैं। तो अब इस 15 रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50 लोगों के हाथ में कुछ पैसे ही आएंगे। अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दे, जस्ट इमेजिन कि अगर 15% लोग या फिर 15 लोग एक साल में 50 रुपए का काम करते हैं, तो फिर एक व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा रुपए, 3 रुपए आ जाएंगे, इज़न्ट इट? 3 रुपए से थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेट्स से 3 रुपीज़ तो हर एक व्यक्ति के पास आएगा। तो वेल्थ जो है वो ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, कम लोग मिलकर ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए में कुछ 4% पॉपुलेशन, 4% से भी कम पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे देश में 50% जितनी पॉपुलेशन खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। तो भारत जैसे देश के लिए बेस्ट ये रहेगा कि ये ज़्यादा लोग जो हैं, इतने सारे लोग हमें खेती बाड़ी में नहीं चाहिए। व्हाट वी कैन डू इज़ हम इनको दूसरे सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर जो है इकोनॉमी का, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ज़मीन है तो इसमें 4 लोग अभी काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति काम करेगा और बाकी के 3 लोग जो हैं वो किसी ना किसी फैक्ट्री में कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो इस फैमिली की वेल्थ कैसी होगी? इस फैमिली की वेल्थ एक्स्ट्रा जनरेट होगी। पहले यहाँ पर जो पैदा होता था उससे पूरा घर चलता था, अब यहाँ पर जो पैदा हो रहा है वो तो है ही, इसके साथ 3 सैलरीज भी आ रही हैं। तो एक परिवार की जो वेल्थ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्लान है, एक बड़ा प्लान जो है भारत का, वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा एक्सपांड करें, और इसमें यूएसए जैसे देश जो हैं वो हमें बहुत काम आ सकते हैं। USA's direct position abroad in 2020 was $6.15 trillion। इसमें से $41.9 बिलियन जो हैं वो भारत को मिले। चाइना हमसे बहुत आगे है एज फार एज USA's मनी इज कंसर्न। 124 बिलियन जो हैं यूएसए से, 124 बिलियन डॉलर जो हैं वो चाइना गए। चाइना की एक बात है कि चाइना, लेट्स टॉक अबाउट चाइना एंड जापान। एक बेस्ट एग्जांपल मुझे लग रहा है। चाइना और जापान के बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन ट्रेड की बात करें तो जापान का आज भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर का आप लिस्ट निकाले तो उसमें चाइना आपको टॉप नंबर पर देखने को मिलेगा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाइना, यूएसए की बात कीजिए तो यूएसए और चाइना जो हैं वो एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है, ये सारे इश्यूज। और ट्रेड वॉर अब 1-2 साल नहीं, अब लगभग 4-5 साल होने को है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर चाइना हमसे आगे है। चाइना ने कुछ गलतियाँ की हैं, और चाइना की कुछ गलतियाँ जो हैं वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं अगर हम राइट स्टेप्स उठाएं तो। China has suddenly taken a turn towards more equity at home, which poses a significant threat to US investments there. इसका मतलब समझते हैं। शी जिनपिंग ने अलग अलग कंपनीज में, अलीपे, फिर दीदी, टेंसेंट, ये कुछ बड़ी बड़ी, और इसके अलावा भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है चाइना की। तो इन कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऐड कर दिया है। यानी कि आपकी प्राइवेट कंपनी में वहाँ की जो सरकार है उसका एक आदमी वहाँ पर बैठा है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उस टाइम पर वो क्या करते थे कि एक राजा का जो दरबार था उसमें एक ब्रिटिश व्यक्ति को बैठा देते थे,
वो कहते थे कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे और आपको कोई मदद की आवश्यकता है देन हमारा एक व्यक्ति जो है वहाँ पर बैठेगा और आपकी हेल्प करेगा, थिंग्स लाइक दैट। एक बार वो व्यक्ति वहाँ पर बैठ गया तो फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने पूरी सिस्टम को समझा, कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर थ्रेट्स हैं, पूरा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। एक बार आपके पास ये एनालिसिस आ गया, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने उस प्रकार से अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया और धीरे धीरे ये पूरा जो राज्य था उसको टेक ओवर कर लिया। सेम थिंग चाइना इज़ ऑल्सो डूइंग। चाइना जो है वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हैं वहाँ पर अपने ऑफिशियल्स को बिठा रही है और धीरे धीरे ये कंपनीज को टेक ओवर कर रही है, सरकार टेक ओवर कर रही है। देयर इज़ अ टॉक ऑफ नेशनलाइजिंग दीदी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट राइड हेलिंग कंपनी। ओला जैसी जो एक कंपनी है दीदी, जो चाइना में काफ़ी फेमस है, अब उसको नेशनलाइज करने की बात चल रही है, यानी कि वो एक सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो जिन अलग अलग देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आपने जब पैसे इन्वेस्ट किए थे तो आपने क्या समझकर किए थे कि एक प्राइवेट कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके फ्यूचर को ध्यान में रख के, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके विजन, उसके मिशन, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्या पता था कि कुछ सालों के बाद वहाँ की सरकार ये डिसीजन लेगी कि अब ये एक सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी एड टेक कंपनीज है, जैसे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल एजुकेशन वाली कंपनीज हैं, लग्जरी कंपनीज हैं, टेक्निकल जायंट्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, बहुत सारी कंपनीज नेशनलाइज हो सकती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उसका नुकसान भी हुआ है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब शी जिनपिंग साहब ने यह कहा, कॉमन प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात की, तो जनरली हम कहते हैं कॉमन प्रॉस्पेरिटी कोई सरकार कहती है तो हमें लगता है कि उस देश में अच्छे रोड्स बनाए जाएंगे, अच्छी स्कूल्स बनाई जाएंगी, अच्छी हॉस्पिटल्स बनाई जाएगी, स्किल के लिए सेंटर्स खोले जाएंगे और सभी लोगों को जॉब मिलेगी, बिजनेस करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो कॉमन प्रॉस्पेरिटी, हर एक व्यक्ति जो है उसके पास थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे और एक अच्छा जीवन वो व्यक्ति या फिर वो परिवार या फिर वो समाज जो है वो जी पाएगा। लेकिन जब शी जिनपिंग साहब ने कहा कॉमन प्रॉस्पेरिटी, तो उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया था, लेकिन जिस प्रकार से ये न्यूज़ आ रहे हैं चाइना से, तो अब ये लग रहा है कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, कि बिजनेसेस को वहाँ पर सरकारी बिजनेसेस में तब्दील किया जाएगा। दस यूएस कंपनीज वुड नीड टू फिगर आउट अल्टरनेटिव्स। अब कोई नहीं चाहेगा कि सरकारी कंपनीज में ऐसे पैसे इन्वेस्ट करें आप कि पहले एक कंपनी फ्लरिश होती है, एक्सपांड होती है और उसके बाद वहाँ की सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर एक सरकारी इन्वेस्टमेंट के तौर पर रह जाता है। अब वो अच्छा है बुरा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और विजन और मिशन और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं। तो इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो ये जो चाइना की गलती है, ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया शुड पोजीशन इटसेल्फ एट द हेड ऑफ द टेबल ड्यूरिंग द मोदीज यूएस विजिट। हम अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पोजीशन कर सकते हैं। हम अपने आप को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर यूएसए की कंपनीज के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं, ये कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि सभी 500 कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो सकता है। इट इज़ ए फैक्ट कि ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 400 कंपनीज ऐसी हैं जिनका R&D और बैक ऑफिस एनालिटिक्स जो है वो हमारे देश में ऑलरेडी हो रहा है। तो दिस कंपनीज आर नॉट एलियन टू इंडिया, और आई वुड से इंडिया इज नॉट एलियन टू दिस कंपनीज। दैट विल बी द राइट फ्रेज। इंडिया इज नॉट एलियन फॉर दिस कंपनीज। भारत इनके लिए कोई नई मार्केट या फिर नया डेस्टिनेशन नहीं है। उनका ऑलरेडी एक प्रकार का एक्सपीरियंस जो है वो भारत के साथ है। R&D और बैक ऑफिस एनालिटिक्स यहाँ पर हो रहा है। जब R&D और बैक ऑफिस एनालिटिक्स आप यहाँ पर करते हैं, दैट मीन्स कि स्किलफुल लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो लोग आपको चाहिए आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, ऐसे लोग आपको भारत में मिल रहे हैं।
तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस में। वियतनाम का एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा देश है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यूएसए के साथ इसका एक हिस्टोरिक रिलेशन रहा है। तो यूएसए की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वियतनाम में हैं। वियतनाम की अगर आप शुरुआत देखेंगे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप पाएंगे कि एक वक्त था, आई थिंक इट वाज अराउंड 2006 2007-8 के समय पर वियतनाम और भारत दोनों सेम क्वांटिटी में मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। आज वियतनाम जो है वो 30 से लेकर 35 बिलियन डॉलर के मोबाइल फ़ोन्स हर साल एक्सपोर्ट करता है। एक बड़ा देश भारत, इसकी कंपैरिजन वियतनाम के साथ जब हम करते हैं तब पता चलता है कि हम तो सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर के मोबाइल फ़ोन्स ही एक्सपोर्ट करते हैं, डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्रीज आपको भारत में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं? जस्ट 2 to 3 बिलियन डॉलर। वियतनाम 30 to 35 बिलियन डॉलर मोबाइल फ़ोन, इतने मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो हर साल एक्सपोर्ट करता है। कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि आज भी लगभग 50% जितनी हमारी पॉपुलेशन जो है उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। 50% पॉपुलेशन, तो अभी भी 50%, वी आर टॉकिंग अबाउट भारत। तो दुनिया की लगभग 17-18% पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है, तो इसमें इसका 15% निकाले तो दुनिया की 9% पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। तो ये स्मार्टफोन्स क्या हम चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट करने चाहिए या फिर हमारे देश में ही इनको हमें प्रोड्यूस करना चाहिए? जस्ट इमेजिन कितनी सारी जॉब्स जनरेट होगी अगर ये 50% हमारे देश की पॉपुलेशन को हम हमारे फ़ोन से कैटर कर सकें। तो ये सारे मेगा इन्वेस्टमेंट्स अगर हमें सक्सेसफुल बनाने हैं तो हमें 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा: लैंड, इंसेंटिव्स एंड अप्रूवल्स। ज़मीन खरीदना आज भी हमारे देश में ये सारी कंपनीज के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। रही बात अप्रूवल्स और इन सारी चीज़ों की, तो वी नीड टू क्रिएट ए टीम, पीएमओ लेड एम्पावर्ड टीम। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा मेन जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो होगी पीएमओ। उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज को हम ऐड कर सकते हैं, एंड वी कैन ऐड दोज स्टेट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्रेटरीज, ये तीनों मिलकर, ये ट्रायंगल मिलकर अगर दुनिया की अलग अलग कंपनीज को डायरेक्टली अप्रोच करें, फॉर एग्जांपल टेस्ला है, फर्स्ट सोलार है, या फिर जो भी अलग अलग कंपनीज हैं, खास करके यूएसए की कंपनीज की हम यहाँ पर बात करें, तो उनको हम सामने से जाकर अप्रोच कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, वी कैन ऑफर यू दिस एंड दिस, आप यहाँ पर आ जाइए, आप हमारे देश में बिजनेस कीजिए। और एक बार ये सारी डील्स साइन हो जाए उसके बाद, ये आर्टिकल लिखा है आईएएस ऑफिसर ने और वही बता रहे हैं कि वी शुड नॉट, वी कैंट बी लेफ्ट, दिस रियल बिजनेसेस कैंट बी लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ ब्यूरोक्रेसीज और लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप। फिर हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एक ब्यूरोक्रेसी को ये बिजनेसेस या फिर ये ऑपरेशंस उनके हवाले सौंप दें। नो, व्हाट वी नीड टू डू इज़, या तो हम हमारी सिविल सर्विसेज जो है उसमें से कोई ऐसे लोगों को ढूंढें जिनका एक बिजनेस के प्रति एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे कुछ ऑफिसर्स को ढूंढें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे कुछ बिजनेसमैन हैं, उनको सरकार अपॉइंट करें। वी हैव टू पे देम ए वेरी गुड अमाउंट, उनके लिए ये एक प्रकार से बिजनेस ही होना चाहिए, बट हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि आप इन सारे बिजनेसेस के साथ इंटरेक्ट करें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम ये अथॉरिटी देते हैं कि आप डिसीजन ले लीजिए जो भी आपको चाहिए। यू नो, वी हैव टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। हमेशा फिर प्रॉब्लम आता है नेपोटिज्म और करप्शन और ये सारी चीज़ों का, यही सारी चीज़ें सबसे बड़े हर्डल्स हैं। तो अगर ब्यूरोक्रेसी को हटाते हैं देन वी हैव टू सी, वी कैन नॉट, मैनेजमेंट का एक रूल है, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ यू हैव टू गिव दैट पर्सन अथॉरिटी।
मैं आपको अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ तो आई मस्ट गिव यू अथॉरिटी एज वेल, कि आप कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो आप खुद ले सकें। प्रॉब्लम यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाती है, लेकिन अथॉरिटी की जब बात आती है तब फिर से ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की आ जाती है कि डिसीजन लेने में फिर बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरी जो एक अच्छी चीज़ हुई है हमारे देश में वो ये है कि ये केन और वोडाफोन के जो केसेस चल रहे थे, लिटिगेशन के केसेस, जिसमें भारत गलत था। जब यूपीए की सरकार थी उस टाइम पर कुछ बदलाव किए गए थे, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में बदलाव, मीन्स आपने टैक्स पे कर दिया है लेकिन सरकार कुछ रूल चेंज करती है और फिर कहती है कि आपको आज से 10 साल पहले का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ नियम बनाए गए थे। अब मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पर अरुण जेटली साहब और या फिर बीजेपी जो थी वो ओपोजिशन में थी और उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सारे रूल्स को हटा देंगे। लेकिन फिर बीजेपी की सरकार बनती है और सेकंड टर्म में जाकर इन चीज़ों को हमने हटाया। बट एनीवे हटा तो दिया, तो चलो अच्छी बात है। तो ये सारी कंपनीज का जो एक कड़वा अनुभव है, इससे भी हमारी इमेज काफ़ी ख़राब हुई है। बट वी नीड टू चेंज दिस थिंग नाउ। अब हमने इनके पीछे भागना बंद कर दिया है। वी हैव एक्सेप्टेड कि ये भारत सरकार की ही कहीं ना कहीं गलती थी। इक्विलाइजेशन लेवी को लेकर भी काफ़ी इश्यूज हैं ना। इक्विलाइजेशन लेवी को बहुत ही ब्रीफली अगर मैं समझाऊं तो अगर आप भारत में कोई सामान बेचते हैं ऑनलाइन, ई कॉमर्स, या फिर आप नेटफ्लिक्स हैं, गूगल हैं, एडवर्टीजमेंट से आपका रेवेन्यू आता है, तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, इक्विलाइजेशन लेवी। भारत सरकार का कहना यह है कि आप हमारे देश के लोगों का डेटा और हमारे देश में से पैसे बनाते हैं तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। इक्विलाइजेशन लेवी टैक्स है, ऊपर से इक्विलाइजेशन लेवी पे करनी पड़ेगी। E-commerce operators are to calculate equalization levy as a percentage of the entire consideration for supply collected by them as opposed to the commission accruing to them। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने 100 रुपए का बिजनेस किया, प्रॉफिट नहीं बिजनेस किया, इसके ऊपर अगर आपको लेट्स से 6% पे करना है तो यूल बी पेइंग 6 रुपीज, इजंट इट। अब ये आपका प्रॉफिट नहीं है। अगर आप 100 रुपये का ट्रेड किया और फिर पता चला कि आपका प्रॉफिट जो हुआ है दैट इज लेट्स से 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, तो 6 रुपीज़ अगर आप इक्विलाइजेशन लेवी में पे करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 4 रुपये। तो कोई भी ऐसा बिजनेस करना नहीं चाहेगा। तो ये इक्विलाइजेशन लेवी को लेकर थोड़ी क्लैरिटी की और आवश्यकता है। दूसरी जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि जैसे यूएसए में ऐसा है कि अगर आप अबू धाबी के हैं या फिर आइलैंड से यूएस जा रहे हैं तो आपको प्री बोर्डिंग क्लियरेंस मिल जाता है कि आपको वहाँ पर लाइन पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। प्लेन में से उतरेंगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली एग्जिट द एयरपोर्ट और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। यही फैसिलिटी अगर हम यूएसए को कन्विंस करके बेंगलुरु और मुंबई के लोगों के लिए भी अवेलेबल करा दें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। जो हमारे टेकीज़ हैं और कॉरपोरेट्स यहाँ से वहाँ पर जाते हैं तो वो ईजिली आ जा पाएंगे। सेम थिंग कैन हैपन विथ सिटीजन्स ऑफ यूएसए। सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क से जो इंडिया आते हैं लोग, उनके लिए भी ऐसा प्री बोर्डिंग क्लियरेंस जो है वो दोनों देश ऐसी एक डील जो है वो साइन की जा सकती है। तो इससे दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट और बिजनेस करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। इन्वेस्टर्स ये कहते थे कि द बिगेस्ट रिस्क इज़ कि अगर आपका बिजनेस चाइना में नहीं है तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आज ये बात धीरे धीरे गलत साबित हो रही है। तो ये एक ऐसा टाइम है कि जब चाइना कुछ गलतियां कर रहा है तो भारत को अपने आप को ऐसी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर रखना चाहिए कि ये कंपनीज जो चाइना को छोड़कर दूसरे देश जा रही है वो हमारे देश आ जाए। और ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया की सभी कंपनीज भारत में एक लंबी लाइन में खड़ी हैं और भारत में एंटर होना चाहती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आसियान के भी देश जो हैं वो हमारे एक प्रकार से कॉम्पिटिटर्स हैं। हमने वियतनाम का एग्जांपल देखा तो वियतनाम आसियान का ही एक पार्ट है। तो हमें ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि चाइना को ये सारी कंपनीज छोड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो भारत आ जाएंगे। नहीं, वो दुनिया के बहुत सारे देशों को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी अच्छी मार्केट्स भी हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज सस्टेन्ड, कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। केयरफुल पॉजिटिव एग्रेशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, ये चीज़ हमें कंटिन्यूसली करती रहनी पड़ेगी। अपने आप को कंटिन्यूसली एज ए कंट्री अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारा बिजनेस हमारे देश में आएगा। डियर फ्रेंड्स,
सिर्फ यूपीएससी नहीं, दूसरे कोर्सेज के ऊपर भी डिस्काउंट चल रहे हैं, मंथ एंड सेल चल रहा है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेक्चर की पीडीएफ आपको 8:30 AM तक मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, जियोपॉलिटिकल ब्लॉक, इट्स अबाउट ईयू। ना क्वाड के बारे में हमने कल भी बात की थी और ओकस के बारे में भी हमने बात की थी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ओकस एंड क्वाड। आई विल जंप डायरेक्टली टू दिस मेन पॉइंट कि यूरोपियन पार्लियामेंट के जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि एक यूरोपियन डिफेंस कैपेबिलिटी यूरोपियन यूनियन को तैयार करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अफगानिस्तान में से यूएसए निकल गया तो यूएसए ने अपने यूरोपियन मित्रों के साथ किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं किया। विदाउट कंसल्टेशन वो वहाँ से निकल गया। ये ओकस की डील हुई, उससे इमैनुअल मैक्रोन यानी कि फ्रांस की सरकार भी काफ़ी नाराज़ हुई है, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बात चल रही थी सबमरीन को लेकर, और अचानक से फिर ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हमें आपकी सबमरीन नहीं चाहिए, हमें तो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन जो है वो यूएसए से मिल जाएगी। और कल हमने देखा कि कैसे डिप्लोमेटिक टसल भी हो गई थी और हो चुकी है इनफैक्ट बिटवीन यूएसए एंड फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इमैनुअल मैक्रोन साहब ने भी ये कहा कि अब ये जो यूएसए लेड नेटो है उसमें भले ही हम रहें, लेकिन हमें अपने आप की, हमें यानी कि यूरोप को अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जो है वो तैयार करनी चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब हो जाते हैं, जैसे कि कुछ महीनों पहले की बात है जब बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक व्यक्ति थे, एक जर्नलिस्ट थे, तो उनको अरेस्ट करने के लिए एक फ़्लाइट ए से बी जा रही थी, एक देश से दूसरे देश जा रही थी, उस फ्लाइट को डाइवर्ट करके अपने देश में उतार दिया और उसमें से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। एक प्रकार से आप देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि दूसरे देशों, जो यूरोपियन देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, वैसे वो कैपेबल है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे यूरोप में होती है तो हम क्या करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम दैट दे आर थिंकिंग कि अब यूएसए के ऊपर हम थरोली रिलाई नहीं रह सकते, यूरोप को खुद की अपनी सिक्योरिटी तैयार करनी पड़ेगी। और जब ऐसी बातें चल रही हैं तो अगेन राइट, यूरोप और भारत और यूरोप के बहुत सारे देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एक राइट टाइम है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में पॉलिटिकल एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े, एंड वी कैन प्रोड्यूस थिंग्स फॉर देम एंड वी कैन सप्लाई थिंग्स टू देम। ये सारी चीज़ें, ये एक नई अपॉर्चुनिटी भारत के लिए यहाँ पर है। एंड जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोप में एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो यूएसए के ऊपर उनकी एक डिपेंडेंसी थी वो अब धीरे धीरे कम होगी, बिकॉज यूएसए ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। टैकलिंग हेट स्पीच, द हिंदू का ये आर्टिकल है, और इसको इतना ज़्यादा कवरेज जो है वो नहीं मिला है इस टॉपिक को। ये बात है केरला के एक चर्च की, वहाँ के एक बिशप ने ये शब्द का इस्तेमाल किया, नारकोटिक जिहाद। उन्होंने ये कहा कि कुछ मुस्लिम बॉयज़ ऐसे हैं जो कैथोलिक गर्ल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको टेररिस्ट कैंप्स में भी भेज देते हैं। तो ये इस प्रकार की जो हेट स्पीच है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस और रिलीजियस के बीच में, जो भी अलग अलग रिलीजन के बीच में जो भी एक स्टीरियोटाइप है, जो लोग इन सारी चीज़ों में मानते हैं, वो हैप्पी बर्थडे टू देम, लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक। वी हैव टू थिंक फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। भारत की हिस्ट्री को देखें तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन सेक्युलर। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया इसकी वजह से हम सेक्युलर हुए हैं। भारत के इतिहास को देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट कि दुनिया के अलग अलग देशों को हमेशा, दुनिया के अलग अलग आइडियाज़ को हमेशा भारत ने एक्सेप्ट किया है। अब बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में। 1942 में यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंसल्टिंग और फाइटिंग वर्ड्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बात की परमिशन आपको नहीं देता है कि आप किसी का इंसल्ट करें। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी कह दीजिए। द कोर प्रिंसिपल बिहाइंड हेट स्पीच इज प्रोहिबिटिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स।
जो हेट स्पीच को रोकने की जो बात है, तो उसका कोर प्रिंसिपल यह है कि आपके शब्द इंसल्टिंग और ऐसे ना हो कि जिसकी वजह से झगड़ा हो. It is important to think why liberal democracies prohibit some types of speech on the ground that they are injurious. लॉर्ड भिखू पारेख एक ब्रिटिश एकेडमिक थे और उन्होंने ये कहा है कि हेट स्पीच व्यूज मेंबर्स ऑफ द टारगेट ग्रुप एज एन एनिमी विद इन, refuses to accept them as legitimate and equal members of society, lowers their social standing, and subverts the very basis of a shared life. It creates barriers of mistrust and hostility between individuals and groups, plants fears, obstructs normal relations, and exercises a corrosive influence on the conduct of collective life. जिस ग्रुप को टारगेट किया जाता है उस ग्रुप को नीचा माना जाता है, उस ग्रुप को ये माना जाता है कि वो कभी भी नहीं सुधरेंगे, वो है ही ऐसे. इसकी वजह से इनइक्वालिटी जनरेट होती हैं, सोसाइटी में दरारें पैदा होती हैं, और जो एक देश को जैसे एक फैमिली के तौर पर देखा जाता है तो उसमें हमेशा के लिए इश्यूज जनरेट हो जाते हैं. प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2014 का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो है उसको कोट किया था कि इट इज सेड दैट हेट स्पीच इम्पैक्ट्स ए प्रोटेक्टेड ग्रुप्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द सब्सटेंटिव आइडियाज अंडर डिबेट, thereby placing a serious barriers to their full participation in our democracy. जो एक ग्रुप है जिसको टारगेट किया जाता है उसको ऐसा बनाया, मीन्स उसको ऐसी पोजीशन पर रखा जाता है कि वो अगर कुछ कहेंगे भी तो भी उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि लोग फिर उनको नफरत करने लगेंगे, यू नो. तो दिस आर द थिंग्स विथ हेट स्पीच. हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 153A है जो कहता है कि कोई भी ऐसी बातें आप लिखते हैं, कहते हैं, जिससे दो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में अगर नफ़रत पैदा होती है, दो अलग नस्ल के लोग के बीच में नफ़रत पैदा होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं है. जो सोसाइटी में शांति का जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब करने वाली जो बातें हैं, ये बातें अलाउड नहीं हैं. लेकिन वी डोंट हैव हेट स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफ़ाइन नहीं किया है, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंटी हेट स्पीच लॉ बनाना जो है वो इतना ईजी नहीं रहेगा. इसके लिए हमें पॉलिटिकल और पेडागोगिकल, एकेडमिक और पॉलिटिशियंस, वी हैव टू थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक फाइन बैलेंस, पॉलिटिशियंस और स्टेक होल्डर्स मिलकर चीज़ों को डिज़ाइन करें. इसके ऊपर थरो डिबेट्स होनी चाहिए, तब जाकर हम एक अच्छा हेट स्पीच को रोकने वाला कानून बना पाएंगे. और आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई व्यक्ति अपने आप को राइटर समझता है कि वो उनके जो व्यूज़ हैं वही यूनिवर्सल व्यूज़ हैं. तो वो कुछ भी लिख देते हैं, और कुछ भी आप लिख देंगे और आपको कोई सज़ा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई भी आपको, तो यू राइट एनीथिंग यू लाइक. और ये चीज़ की वजह से भी नफ़रत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैदा हुई है. तो जो भी हम लॉ बनाएं, वी हैव टू मेक श्योर कि ये सेक्युलर स्टैंड के ऊपर खड़ा हो. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. यूपीएससी के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. तो प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा. कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है आसाम, और आज आपके लिए एक नया प्रश्न है. डियर फ्रेंड्स, कल संडे है तो कल ये लेक्चर नहीं आएगा. अब हमारी मुलाकात होगी डायरेक्टली मंडे मॉर्निंग 8 AM. Till then, enjoy your studies, enjoy your weekend. God bless you all. And please don't forget to hit the like button if you have genuinely liked this video. और लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. तो मिलते हैं मंडे मॉर्निंग. God bless you all. जय हिंद.